अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद ज़करिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन को हम दो तरीकों से डिफाइन करेंगे। एक, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन को उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम उसे डिफाइन करेंगे जिन ऑब्जेक्ट की इमेज चेंज हो रही हो, और दूसरी डिफिनेशन जो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन का करेंगे वो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम उसका डिफिनेशन करेंगे जिन ऑब्जेक्ट की इमेज क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी उनकी इमेज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हो, और ऑल जर्नी उनकी जो इमेज हो वो इमेज कांस्टेंट हो, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हो। अच्छा, अब हम बोर्ड की तरफ आएंगे, यानी हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन करेंगे जिन ऑब्जेक्ट्स की इमेज क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। सो when we applied a force on a body it will change the momentum of the body। यानी न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये कहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स पर, किसी बॉडी पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो वो अप्लाइड फोर्स क्या करता है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी को चेंज करता है। यानी अप्लाइड फोर्स जो है वो मोमेंटम ऑफ द बॉडी को क्या करता है, चेंज करता है। मैथमेटिकली हम उसे यू लिखेंगे, F इज इक्वल टू चेंज इन t डिवाइड बाय चेंज इन t। यानी F is equal to change in t divided by change in t, where phi is the momentum। phi जो है वो मोमेंटम है, यानी p एक ऐसा सिंबल है जिससे हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये जो चेंज इन p है, ये जो साइन है ये साइन है डेल्टा, यानी ये वाली साइन जो है ये साइन डेल्टा है, इसे साइन ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेशन। यानी डेरिवेशन, डेरिवेटिव मैथ का एक टॉपिक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। यहाँ हम उसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और इसे क्या करेंगे, सिर्फ अपना जो फार्मूला है वो फार्मूला हम निकालेंगे। वैसे ये प्रोसेस है बड़ा। अच्छा, प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव को अप्लाई करने से हमें क्या मिला, f इज इक्वल टू आया चेंज इन m चेंज इन v प्लस v चेंज इन m डिवाइड बाय चेंज इन t। ये हुआ न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट और ये हुआ इसका फार्मूला। ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिन ऑब्जेक्ट की इमेज क्या हो रही हो, जिन ऑब्जेक्ट की इमेज चेंज हो रही हो। अब देखो यहाँ चेंज इन m आया है, यानी अगर इमेज में चेंज आया वो भी हम न्यूटन सेकंड लॉ को क्या कर सकते हैं, उन पर अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला इस्तेमाल करने से व्हेन मास इज कांस्टेंट, अब अगर मास में चेंजेस नहीं आ रहे हो, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड डिफिनेशन जो है, यानी हमने कहा था कि हम दूसरा डिफिनेशन भी न्यूटन सेकंड लॉ का करेंगे। यही फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूटन की सेकंड लॉ की जो डिफिनेशन है, जो उसकी स्टेटमेंट है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। कैसे, अब चेंज इन m when mass is constant, अगर मास कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो इसके मतलब ये हुआ कि मास में चेंजेस नहीं आ रहे। अब मास में चेंजेस नहीं आ रहे, देन चेंज इन m डेल्टा m इज इक्वल टू 0। अगर मास में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो डेल्टा m क्या हुआ, डेल्टा m इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, अब फोर्स इज इक्वल टू आया m चेंज इन v प्लस v चेंज इन m। अब यहाँ चेंज इन m की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि मास में चेंज नहीं आ रहे हैं, यानी मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 0 लगाएंगे। अच्छा, इसे यूं करेंगे, चेंज इन m चेंज इन v प्लस 0 आया, क्योंकि प्रोडक्ट जो चीज भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए वही 0 बन जाता है। अब ये साइड जो है सारा का सारा क्या हुआ, 0 हुआ। अच्छा, इज इक्वल टू आया, f इज इक्वल टू आया m चेंज इन v डिवाइड बाय चेंज इन t। अब f इज इक्वल टू आया m a, यानी a जो है एक्सीलरेशन है। अच्छा, अब एक्सीलरेशन कैसे आया, एक्सीलरेशन यूं आया, चेंज इन v डिवाइड बाय चेंज इन t, चेंज इन v डिवाइड बाय चेंज इन t इज इक्वल टू है a की, यानी एक्सीलरेशन की हमने u डिफिनेशन की थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी वेलोसिटी में जितने चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सीलरेशन कहा जाता है। अब यहाँ चेंज इन v आया है, यानी वेलोसिटी में चेंजेस आए और टाइम के लिहाज के साथ, तो ये क्या हुआ, ये एक्सीलरेशन बन गया। This is the statement of Newton's second law for those objects that mass change। यानी ये न्यूटन सेकंड लॉ का क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ फॉर दोज ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए whose mass change, यानी जिनकी मास क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो
फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इन केस ऑफ रॉकेट मोशन, यानी रॉकेट की मोशन के केस में क्या हो रहा है, रॉकेट की मोशन की केस में मास ऑफ द रॉकेट क्या हो रहा है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, अब मास ऑफ द रॉकेट में जो है, यानी रॉकेट को फायर करने से पहले जब वो अपने पोजीशन पर होता है, यानी फायर अभी तक उसे नहीं किया गया है, अब रॉकेट की मास क्या है, सपोज रॉकेट की मास 2500 kg है, अब इस मास में फ्यूल जो रॉकेट में है वो फ्यूल भी शामिल है। अब जब रॉकेट फायर हुआ, अब रॉकेट फायर हुआ तो वो क्या कर रहे हैं, वो गैसेस को इजेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने शो किए हैं, यानी रॉकेट क्या कर रहे हैं, गैसेस को इजेक्ट कर रहा है। अब ये गैसेस को इजेक्ट कर रहा है, फ्यूल जल रहा है, यानी रॉकेट की जो फ्यूल है वो जल रहा है। अब रॉकेट की मास में क्या हो रही है, कमी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मास ऑफ द रॉकेट कम हो रहा है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जलने से मास ऑफ द रॉकेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी फ्यूल जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मास ऑफ रॉकेट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ मास में चेंजेस आ गए हैं, अब मास में चेंजेस आ गए तो हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ द रॉकेट मोशन हम ये वाला फार्मूला जो है न्यूटन सेकंड लॉ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और उन ऑब्जेक्ट्स पर हम ये वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे। या फॉर द केस ऑफ दूस ऑब्जेक्ट, यानी उन ऑब्जेक्ट के केस में which are moving with large velocities as compared with velocity of light, यानी वो ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड की इक्वल हो, यानी वो ऑब्जेक्ट जो लाइट की स्पीड से जा रहे हो, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला जो है हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से जा रही हो, उस चीज की क्या मास इंक्रीज होती है, यानी उस चीज की मास जो है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से जाते हैं। सो हम न्यूटन सेकंड लॉ का लिमिटेशन भी था कि न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड फॉर दोज ऑब्जेक्ट which are moving with large velocities as compared with speed of light, यानी न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ का जो लिमिट दिया था, वो लिमिट ये दिया था कि न्यूटन सेकंड लॉ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है जिन ऑब्जेक्ट्स की क्या हो रही हो, मास चेंज हो रही हो। अच्छा, यहाँ हम कहते हैं कि वैलिड है, जी यहाँ बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इस फार्मूले में जो है यहाँ भी मास में चेंजेस आ रहे हैं, यानी अब मास में चेंजेस आ रहे हैं तो हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की क्या हो रही हो, मास चेंज हो रही हो, यानी जो ऑब्जेक्ट्स स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हो, या जिन ऑब्जेक्ट्स की मास कम हो रही हो, जैसे कि रॉकेट के केस में रॉकेट की मास क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ का जो हम दूसरा डेफिनेशन वो करेंगे, यानी दूसरा डेफिनेशन व्हेन मास इज कांस्टेंट, जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन की सेकंड लॉ के मुताबिक when we applied a force on a body of mass m, when we applied a force on a body of mass m, अगर हम किसी मास पर, न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हम किसी बॉडी पर जिसकी मास m है उस पर हम फोर्स अप्लाई करें, दिस अप्लाइड फोर्स विल प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन इन बॉडी। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में यह कहा कि अगर हम किसी बॉडी ऑफ मास m पर, यानी एक ऑब्जेक्ट से एक बॉडी है जिसकी मास m है, और हम उस पर क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी वो बॉडी क्या हो जाती है, एक्सीलरेट हो जाते हैं, and the produced acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body। और ये जो acceleration produce हुआ है ये directly proportional है, यानी directly proportional है to the applied force। अब हम जितना applied force जितना हम फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे उतना ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, या अगर हम फोर्स को कम अप्लाई करेंगे, यानी कम फोर्स हम बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो बॉडी में कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, और ये एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है ये मास ऑफ द बॉडी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ऑफ द बॉडी ज्यादा हो, यानी बॉडी की मास बड़ी है, तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। अगर मास कम है, मास बॉडी की कम है, तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। मैथमेटिकली हम यू लिखेंगे A is directly proportional to F upon M, यानी A is directly proportional to F, A is inversely proportional आया किसके, M का। अच्छा, अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, वेयर
A is directly proportional to K F upon M, यानी यहाँ हमने K लगाया है, K एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमने K को क्या किया है, K को यहाँ लगाया है। When value of K is equal to 1, अब अगर K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू हम 1 रखें, सपोज करें कि K की वैल्यू 1 है, तो न्यूटन सेकंड लॉ का जो फार्मूला है वो हम कैसे ड्राइव करेंगे, देन A इज इक्वल टू आया F अपॉन M। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप F को भी निकाल सकते हैं, यानी फोर्स को भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का डेफिनेशन भी हम ड्राइव कर सकते हैं, फोर्स को हम निकाल सकते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन कैसे होगी। अब अच्छा हिंस, अब F जो है हम F को मालूम कर रहे हैं, तो हम M को यहाँ क्या इक्वेशन की इस साइड लेंगे, M को इक्वेशन की इस साइड लेने से M क्या हो जाएगा, A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हिंस F इज इक्वल टू आया M A, यानी न्यूटन सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि व्हेन, ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हुआ। अच्छा अब हम फोर्स को पढ़ेंगे, यानी न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन से, उसकी फार्मूले से हम फोर्स को निकालेंगे कि व्हाट इज द फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, यानी मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसे फोर्स कहा जाता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होते हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मास हुआ, टाइम हुआ, स्पीड हुआ। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है कि 1 न्यूटन फोर्स है, 2 न्यूटन फोर्स है, 3 न्यूटन फोर्स है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स में एक डायरेक्शन भी होता है, यानी जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अब हम क्या करेंगे, फोर्स को कोई डायरेक्शन देंगे, उसी डायरेक्शन पर हम क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे। इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड, यानी फोर्स का जो SI यूनिट है वो kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, विच इज इक्वल टू न्यूटन, जो कि न्यूटन की इक्वल है, यानी SI यूनिट ऑफ द फोर्स है न्यूटन। अच्छा kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड आया कैसे, अब मेस जो है, मेस का SI यूनिट क्या है, मेस का SI यूनिट जो है वो kg है, और एक्सीलरेशन का मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, यानी ये दोनों प्रोडक्ट में, तो मैंने kg और मीटर पर स्क्वायर सेकंड को भी क्या किया है, प्रोडक्ट में रखा है, विच इज इक्वल टू न्यूटन, जो कि न्यूटन के बराबर है। अच्छा अब हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करेंगे कि यार 1 न्यूटन फोर्स कितनी होगी, यानी अब हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स को हम अप्लाई क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, फोर्स the force is said to be 1 newton when it produces an acceleration of 1 meter per square second in a body of mass 1 kg, यानी 1 न्यूटन फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स को हम ए से डिफाइन करेंगे कि अगर हम मास, एक बॉडी है जिसकी मास 1 kg है, अब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी ने एक्सीलरेट हो गई, उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस आ गए, कितने चेंजेस आ गए, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड चेंजेस आ गए, तो जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन फोर्स हम उसे कहेंगे, यानी 1 न्यूटन फोर्स क्या है, अब एक बॉडी जिसकी मास 1 kg है और उसमें हमने एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस किया, उसमें एक्सीलरेशन पैदा हुआ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। अच्छा अब हम पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल को, एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल में कहा गया है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स when we applied on a body of mass 20 kg and produce an acceleration of 5 meter per square second, यानी न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी है जिसकी मास 20 kg है, उस पर कोई फोर्स अप्लाइड हुआ है और उस फोर्स ने क्या किया है, बॉडी की जो एक्सीलरेशन है, बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया है, कितनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया है, 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया है। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी होगी। अब देखो हमें मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ से, यानी F इज इक्वल टू आया ma, F इज इक्वल टू आया
MA की, यानी F इज इक्वल टू आया MA। अच्छा अब हमें मास भी दी गई है, मास कितनी है, मास जो है 20 kg है, और एक्सीलरेशन भी दिया गया है, एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू आया मेस दी गई थी कितनी, 20 kg, यानी मेस 20 kg आया, यानी हम यहाँ kg को लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ मेस क्या थी 20 kg थी, और एक्सीलरेशन जो था वो 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड था, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड था। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्स को निकालेंगे। अच्छा कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू आया F इज इक्वल टू आया 100 न्यूटन आया। यानी यहाँ हमसे पूछा गया था कि एक बॉडी जिसकी मास 20 kg और उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है कितना, 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, की मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी होगी। अच्छा अब यहाँ हम उसे क्या करेंगे, उस फार्मूला अप्लाई करेंगे फोर्स का फार्मूला जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ हमने F लिख दिया है, m की जगह m की वैल्यू लगा दी जो कि 20 kg है, और एक्सीलरेशन की जगह हमने क्या किया, एक्सीलरेशन की वैल्यू लगा दी जो कि 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, क्या निकला, फोर्स की वैल्यू कितना है, यानी ये जो हमने अप्लाइड फोर्स जो था, जो फोर्स हमने अप्लाई की थी इस बॉडी पर, वो कितनी थी, वो 100 न्यूटन की फोर्स थी। अच्छा अब हम क्या, अगर फोर्स हमें मालूम हो और हमें क्या मेस मालूम हो, क्या हम एक्सीलरेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड थी, और फोर्स जो थी वो 100 न्यूटन थी, और जो मेस थी वो 20 kg था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सीलरेशन को यू रखेंगे कि हमें एक्सीलरेशन मालूम नहीं है। अच्छा हम क्या करेंगे, हम फोर्स और मेस से क्या करेंगे, उन दोनों को डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके या ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके हम क्या निकालेंगे, हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। अच्छा अब क्या, सपोज अब F इज इक्वल टू आया ma। अच्छा अब क्या करेंगे, हम m एक्सीलरेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम एक्सीलरेशन को यहीं पे रखेंगे और m को यहाँ कैसे लाएंगे, m को यहाँ लाएंगे। अच्छा m इक्वेशन के उस साइड क्या था, मल्टीप्लाई में था, जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो हम m क्या हो जाएगा, m डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा अब a इज इक्वल टू आया f अपॉन m। अच्छा a इज इक्वल टू आया किसका, F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू थी 100 न्यूटन, और मेस 20 kg था, मेस 20 kg था। अब A इज इक्वल टू आया कितना, A इज इक्वल टू हम सम, जब हम 100 को 20 पर डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है, आंसर हमें मिलती है 5। अच्छा यहाँ जो एक्सीलरेशन आया 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आया। अच्छा अब अगर हमें फोर्स मालूम हो और एक्सीलरेशन मालूम हो, क्या हम मेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जी बिल्कुल हम मेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देख अब F इज इक्वल टू था ma, F इज इक्वल टू था m है। अब हमें F की वैल्यू मालूम है और A की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन हमें मेस नहीं मालूम है कि यार मेस कितनी होगी, 20 kg होगी, 25 kg होगी, 15 kg होगी, यानी कितनी होगी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, m को मालूम करते हैं, हम a यहाँ मल्टीप्लाई, हम उसे यहाँ ला के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी इक्वेशन के उस साइड, इक्वेशन के इस साइड पे a की थी क्या थी, a मल्टीप्लाई में थी, हम उसे जब इक्वेशन के इस ओर लाएंगे, इक्वेशन के इस साइड पे लाएंगे तो a क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब m इज इक्वल टू आया f अपॉन a की, m इज इक्वल टू आया f अपॉन a की। अच्छा m इज इक्वल टू आया F की वैल्यू 100 न्यूटन, और जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू थी 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो ये क्या हुआ 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। अच्छा मेस कितने आएगी, 5 1 5 5 2 10, यानी 5 1 5 5 2
10, यहाँ 0 बच गई, 0 हम यहाँ लगाएंगे, मेस इज इक्वल टू आया 20 kg, यानी मेस इज इक्वल टू आया 20 kg। यहाँ हमने क्या मालूम किया, फोर्स ना मालूम था, हमने एक्सीलरेशन और मेस को कैलकुलेट करके उन्हें सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड करके हमने क्या किया, हमने फोर्स को मालूम किया। अच्छा, जब हमने फोर्स को मालूम किया तो हमने क्या किया, अब फोर्स और मास के साथ उनकी कैलकुलेशन करके हमने एक्सीलरेशन को क्या क्या फाइंड आउट किया। अच्छा, अब क्या किया, मेस को फाइंड आउट किया। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन में जो कहा था कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेस, कि ए की जो वैल्यू है वो फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेस की जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट जो हमने दिया था, क्या ये मैथमेटिकली भी इसी तरह से ही है या नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसी न्यूमेरिकल से यानी इसी न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे और मालूम करेंगे कि क्या ए की वैल्यू फोर्स की बढ़ने के साथ क्या ए की वैल्यू भी बढ़ती है, या मास की बढ़ने के साथ क्या ए की वैल्यू कम हो जाती है या नहीं हो जाती है। अच्छा, अब ए इज इक्वल टू है एफ अपॉन एम, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब हमने फोर्स को मालूम किया था, फोर्स 100 न्यूटन था, सो अब ए इज इक्वल टू आया, फोर्स क्या था 100 न्यूटन था, और जो मास है मेस 20 कीजिए, मेस 20 कीजिए। अच्छा, ये इक्वल टू आया कितना, अब 20 1 था 20, 20 5 था, यानी एक्सीलरेशन आया 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब हम ये मालूम करेंगे कि अगर हम फोर्स को डबल करें, यानी फोर्स को ज्यादा करेंगे, उसका एक्सीलरेशन पर क्या असर पड़ेगा। यानी अगर हम फोर्स को डबल करें तो फोर्स की डबल होने से एक्सीलरेशन पर फोर्स का क्या असर पड़ेगा, क्या एक्सीलरेशन भी डबल हो जाएगा या एक्सीलरेशन हाफ हो जाएगा या कम हो जाएगा। अच्छा, अब ए इज इक्वल टू आया फोर्स, फोर्स यहाँ हमने 100 न्यूटन किया था, अब हम क्या करेंगे 200 करेंगे, यानी फोर्स को हम अब 200 न्यूटन करेंगे, उसे डबल करेंगे। अच्छा, या 200 डिवाइड बाय 20, यानी 0 0 के साथ कट गई, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब यहाँ एक्सीलरेशन क्या आया, एक्सीलरेशन आया 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यानी जब हमने फोर्स को क्या किया, जब हमने फोर्स को डबल किया तो एक्सीलरेशन भी डबल आया, which showed that acceleration is directly proportional to the applied force। यानी एक्सीलरेशन अप्लाइड फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा आएगा, फोर्स कम होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या कम आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स को हाफ करेंगे, यानी फोर्स को हम हाफ करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका एक्सीलरेशन पर क्या असर होगा। अच्छा, अब ए इज इक्वल टू आया फोर्स, यानी एफ की जगह हमने पहले 100 रखा था, फिर जब डबल किया 200 किया तो उसकी वैल्यू भी डबल होगी। अब हम हाफ करेंगे, यानी उसे 50 रखेंगे, 50 न्यूटन, फोर्स को हम 50 न्यूटन रखेंगे, यानी यहाँ में उसी तरह हम क्या करेंगे, उसे 20 kg रखेंगे। अच्छा, ये इज इक्वल टू आया 0 0 के साथ कट गई, ये आया 5 अपॉन 2। 5 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2.5, यानी अब एक्सीलरेशन क्या आया, एक्सीलरेशन 2.5 आया, यानी पहले 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड था, जब हमने फोर्स को डबल किया तो एक्सीलरेशन भी डबल हो गया, क्या हो गया 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गया, यानी पहले 5 था डबल हो गया 10 हो गया। अब जब हमने एक्सीलरेशन को क्या किया, फोर्स को हमने हाफ किया तो एक्सीलरेशन भी क्या हो गया हाफ हो गया, पहले 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड था, जब हमने हाफ किया यानी यहाँ हमने फोर्स को 50 रखा तो ये 2.5 आया, यानी 5 का भी हाफ हो गया, यानी पहले 5 था अब हाफ हो गया 2.5 आया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे,
इसी फार्मूले में हम मेस की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे कि क्या मेस के साथ, यानी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि मेस और एक्सीलरेशन का जो इन्वर्सली रिलेशन है, क्या अब हम मैथमेटिकली भी उसे प्रूव करेंगे कि इन्वर्सली रिलेशन है या नहीं है। अच्छा, ए इज इक्वल टू आया फोर्स, हम सब न्यूटन रखेंगे, यानी फोर्स क्या है, सब न्यूटन है। अब मेस जो है 20 केजी थी पहले मेस, एक्सीलरेशन कितना आया 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आया। अब हम मेस को क्या करेंगे, मेस को हम 40 केजी रखेंगे, यानी मेस को हम डबल करेंगे, फिर एक्सीलरेशन कितने आएगा। अच्छा, मेस क्या आया 40 केजी। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आया 0 0 के साथ कट गई 10/4, यानी 10/4 इज इक्वल टू आया 2.5। यानी जब हमने मेस को ज्यादा किया तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, कम हुआ। यानी पहले एक्सीलरेशन क्या थी 5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड थी, अब हमने फोर्स को सेम टू सेम रखा, यानी फोर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हमने मेस को क्या किया, मेस को डबल किया। जब मेस डबल होगी तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, हाफ आ गया। एक्सीलरेशन और मेस का जो इनवर्स रिलेशन है, यानी इसके डबल होने से ये हाफ हो जाएगा, इसके हाफ होने से ये डबल हो जाएगा। अच्छा, अब हम 20 केजी थे पहले, हम अब 10 केजी रखेंगे, यानी हाफ करेंगे, क्या एक्सीलरेशन डबल हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, ए इज इक्वल टू आया 100/10, 0 0 के साथ कट गई, इज इक्वल टू आया 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आया। यानी जब हमने मेस की वैल्यू को कम किया, यानी मेस की वैल्यू, मेस हाफ हो गया, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, एक्सीलरेशन डबल हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसका दी एंड हुआ, हमारा लेक्चर का यहाँ पर, हमारा लेक्चर का यहाँ पर दी एंड हुआ। हमारे साथ रहे, खुदा हाफिज।